शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिएगा, सफलता आपकी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 10 फरवरी 2023। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक न्यूज़ को। पहले तो जितने भी लोग लाइव आते हो एक एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आया करें, क्योंकि लाइव आकर के आप अच्छे से चीज़ों को जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात के लिए जो भी लोग क्लास को रख देते हैं वो अपने ऊपर बर्डन बना लेते हैं एक तरीके का, क्योंकि ये सोचते हैं कि शाम को क्लास कर लूँगा, फिर शाम को क्लास कर नहीं पाते हैं, उनके लिए बर्डन हो जाता है और फिर वो क्लास देखते भी नहीं हैं। तो सारे लोग समय से क्लास देख लिया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है रक्षा मंत्रालय से। क्या है रक्षा मंत्रालय से न्यूज़? रक्षा मंत्रालय ने 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ समझौता किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 41 स्वदेशी मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पुलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और उन्हें डीआरडीओ नामित उत्पादन एजेंसी के रूप में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो आज की पहली न्यूज़ क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ समझौता किया है। गाइस, न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ उन बैंक के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात आई है तो मैं कुछ डीआरडीओ के बारे में भी डिस्कस करूँगा। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। भारतीय सेना के अनुसंधान और विकास का प्रभारी है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविध अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई। अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। आपको पता है डीआरडीओ डे हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। इस बार 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया था। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इस बार 65वां स्थापना दिवस था। ठीक है, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में डॉक्टर समीर वी कामत, ये किस एक नंबर के अध्यक्ष हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कोई उत्सव हुआ या कोई मीटिंग हुई तो उसमें पूछ दिया जाता है कौन सा संस्करण है, कोई अध्यक्ष बनता है तो उसमें पूछ दिया जाता है कौन से नंबर के अध्यक्ष है। ठीक है, तो एक एक न्यूज़ को आप क्लियर रखिए जिससे आगामी परीक्षाओं में आप सारे एग्जाम को क्लियर कर सकें। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया है 25 एटीएफ। ठीक है गाइस, एटीएफ क्या होता है? तो एटीएफ यानी नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं के लिए एक संगठन बना हुआ है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 25 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित करी हैं। इस योजना का उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ित और उन्हें समर्पित उपचार सुविधा के बीच की दूरी को कम करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। उसी के तहत 25 एटीएफ राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से न्यूज़ है। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय से न्यूज़ आई है, तो क्या आप जानते हैं वित्त मंत्री कौन है? ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 फरवरी को इन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, कौन है वित्त मंत्री जी? तो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आप ये यहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान जो कि 2020 में शुरू किया गया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष भारत में कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है G20 की बैठक से। जैसा कि आपको पता है कि G20 की बैठक इस साल 2023 के अंदर भारत में हो रही है। तो अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई है। तो 2 दिन की है अर्बन G20 सिटी शेरपाओं की बैठक, जो कि अहमदाबाद के गुजरात में शुरू हुई है। याद रखिएगा,
इस बैठक का उद्देश्य शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि सामान्य समाधान ढूंढे जा सके जो G20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हो। ठीक है, शहरों के सतत विकास पर चर्चा करने के लिए इन 2 दिवसीय आयोजन में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर भाग ले रहे हैं। तो याद रखिए, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई है। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है G20 की बैठक इस साल भारत में हो रही है। तो तरह तरह की G20 की बैठक हो रही है, कहीं आर्किटेक्चर क्षेत्र की बैठक हो रही है, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बैठक हो रही है। मैं एक दिन आपको कंपाइलेशन करके एक एक बैठक कवर करा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका क्वेश्चन एग्जाम में G20 से बने और आप उसे गलत करके आओ या फिर उसे छोड़ कर आओ, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का बड़ा ही महत्व होता है। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक क्वेश्चन को लेकर चलना। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से। कैपिटल मार्केट की नियामक बोल सकते हैं सेबी को, शेयर मार्केट की नियामक बोल सकते हैं सेबी को। तो सेबी ने बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत तंत्र की शुरुआत करी है। तो फरवरी 2023 के अंदर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव दिया है, जिसमें स्टॉक ब्रोकरों को बाजार के दुरुपयोग का पता लगाने और रोकथाम के लिए सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी। तंत्र अनाधिकृत व्यापार की निगरानी और नियंत्रण करेगा और फर्मों को मूल अकाउंट्स की सुविधा देने से रोकेगा। यह स्पूफिंग और डिस्प्रपोर्शनेट ट्रेडिंग को समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। तो याद रखिएगा गाइस, सेबी से कि सेबी ने बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत तंत्र की शुरुआत करी है। अब यहाँ पर सेबी से बात आई है तो आओ सेबी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? मैंने भी आपको बताया कि यह शेयर मार्केट के नियामक है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी क्या है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय और बाजार नियामक है। यह भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां भी प्रदान करी गईं। माधवीपुरी बुच को 2022 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सेबी की वो पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि सेबी 1988 में स्टैब्लिश हुई, 1992 में सेबी एक्ट आया, बाजार नियामक है, शेयर मार्केट की नियामक है सेबी, और माधवीपुरी बुच पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 2022 के अंदर सेबी की। तो इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से लर्न रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी से। आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं ये। सलमान रुश्दी ने नए उपन्यास विक्ट्री सिटी का विमोचन किया है। इसमें एक छोटी लड़की पंपा कंपाना की कहानी है, जिसके पास एक देवी द्वारा दी गई जादुई शक्तियां हैं और उसे आधुनिक भारत में बिस्नगा नाम एक शहर मिलता है, जिसका अर्थ विक्ट्री सिटी है। उनके अन्य उल्लेखनीय उपन्यासों में मिडनाइट्स चिल्ड्रन है, जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार और बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार मिले थे। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं अपने उपन्यासों को लेकर। तो विक्ट्री सिटी नाम का उपन्यास लिखा है इन्होंने, और ये भी आप पढ़ लीजिएगा, पंपा कंपाना नाम की इसमें कहानी है। और उनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसी उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार और बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार मिला था। तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने आपके बीच बुक अवार्ड्स डिस्कस किए थे कि आखिर किनको किनको बुक अवार्ड्स मिले। मैंने आपको बताया था विंग्स पब्लिकेशन द्वारा दिए गए थे बुक अवार्ड्स। क्या मैं सही हूँ? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। रस्किन बॉन्ड को किस एक बुक के लिए अवार्ड मिला था? कमेंट कॉलम में बताइए। और इसके अलावा असनीर ग्रोवर को किस एक बुक के लिए मिला था? चलिए मैं बता देता हूँ। असनीर ग्रोवर को दोगलापन के लिए मिला था क्या? अगर मैं सही हूँ तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा नमिता थापर की बुक का नाम बताइए। मैंने आपसे बोला भी था ये सारी बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी की सारी बुक आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्या आपने लर्न करनी है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने चेन्नई में पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना के चरण सेकेंड का शुभारंभ किया है।
इस योजना में सरकारी स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रति महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। इस योजना का पहला चरण 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि राज्य की योजना है, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो योजनाएं बनती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च करी जाती है। लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ा है, आपको एक योजना पढ़नी ही तो है। आप इसको केवल वन लाइनर फॉर्म में याद कर लीजिएगा कि पुदुमई योजना जो है, पुदुमई पेन योजना, ये तमिलनाडु की है और इसके अंतर्गत जो सरकारी स्कूल है, इसमें से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं को 1,000 रुपये की प्रति महीने छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। तो आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तमिलनाडु के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। लेब्रोन जेम्स बने हैं NBA के तात्कालिक अग्रणी स्कोरर। तो याद रखिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओक्लाहोमा सिटी थंडर के खिलाफ अपने 36वें अंक के साथ लेब्रोन जेम्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने 20 सीजन में 38,388 अंकों के साथ NBA में शीर्ष स्कोरर बनते हुए करीम अब्दुल जब्बार को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 10 NBA फाइनल में प्रतिस्पर्धी रहते हुए 4 NBA खिताब जीते हैं। माइकल जॉर्डन के नाम NBA के इतिहास में 30.1 के साथ प्रति गेम सबसे अधिक अंक हैं, तो याद रखिएगा। लेब्रोन जेम्स बने हैं NBA के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर। अब आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी का नाम क्या है, और उसमें ऑप्शन डाल देंगे लेब्रोन जेम्स का भी। तो याद रखिएगा गाइस, लेब्रोन जेम्स बास्केटबॉल से जुड़े हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कमेंट कॉलम में जरा आंसर करिए, बास्केटबॉल खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। हम बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। इस समय बहुत ही खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं, है ना। मैं पिछले 4-5 क्लासेस से आपको किसी ना किसी खिलाड़ी का नाम बता रहा हूँ। तो क्रिकेट क्षेत्र से जुड़े एक और बेहतरीन खिलाड़ी का नाम आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं कामरान अकमल। इन्होंने अब जाकर संन्यास की घोषणा कर दी है। काफ़ी समय से इनको टीम में जगह नहीं मिली है, जिसके कारण और भी ये होता है कि क्रिकेटर संन्यास ले लेते हैं। तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं कामरान अकमल। इन्होंने पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वर्तमान में पेशावर जालमी के लिए बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने नवंबर 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। ठीक है गाइज, तो याद रखिएगा कामरान अकमल का नाम। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान के लिए 53 टेस्ट, 157 वनडे और 58 T20 मैच इन्होंने खेले थे। अब यहाँ पर संन्यास की बात आई है तो आपको पता है ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लिया। जोगिंदर शर्मा जिन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताया था, इन्होंने भी संन्यास लिया था, है ना। इसके अलावा डेविन प्रेटोरियस दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने भी संन्यास लिया था। हाशिम अम्लिया दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने भी संन्यास लिया था। मुरली विजय भारत के, इन्होंने भी संन्यास लिया था। तो ये लास्ट 5 आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये लास्ट 5 वो हैं जिन्होंने जनवरी और फरवरी में संन्यास लिया है 2023 के अंदर। बाकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लेकिन वो सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आपसे 2023 की ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछी जाएगी। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा ये न्यूज़ कामरान अकमल से जुड़ी हुई। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट एंड SSC एस्पिरेंट, क्योंकि आजकल बैंक के क्वेश्चन हर जगह आते हैं। सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए MD और CEO बनाए गए। केनरा बैंक एक सरकारी बैंक है, आपको इसके बारे में पता होगा, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO अपॉइंट किया है। वह LV प्रभाकर की जगह लेंगे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 10 मार्च 2021 से केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया हुआ है, यानी इनको एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में शामिल हुए और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया हुआ है। आइए केनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। केनरा बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और स्वामित्व में एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक के लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में भी कार्यालय है। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को भारत के 13 अन्य प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ केनरा बैंक का भी नेशनलाइजेशन किया था। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं
अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। तो याद रखिएगा गाइस कि के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक का नया एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय अमेरिकी छात्रा विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नॉमिनेट करी गई है। क्या नाम है? तो याद रखिएगा इनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। इनको जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष नामित किया गया था। वह न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरेंस एम गंडिनर मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी। सूची 76 देशों के 15,000 से अधिक छात्रों के उच्च ग्रेड स्तरीय परिणामों के आधार पर संकलित करी गई है। तो याद रखिए इनका नाम विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित हुई है भारतीय अमेरिकी छात्रा, जिनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। बात करें अमेरिका की तो जो बाइडेन यहाँ पर राष्ट्रपति हैं और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल की। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एनटीपीसी से, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एनटीपीसी ने लगातार छठे साल जीता है एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023। तो एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंटेड डेवलपमेंट यानी एटीडी यूएसए द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए लगातार छठे साल इस पुरस्कार को जीता है। एटीडी बेस्ट अवार्ड उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो पूरे उद्यम में प्रतिभा विकास का प्रदर्शन करते हैं। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा कि एनटीपीसी ने लगातार छठे साल एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 को जीता है। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चन का आंसर करिए, एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष भारत में कौन है? बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज की लास्ट न्यूज़ है ग्रेटर नोएडा से। उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत शहर ग्रेटर नोएडा, जहां पर 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है। तो कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोस, इन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में फरवरी 2023 के अंदर 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का वार्षिक कपड़ा और परिधान निर्यात 2021 की तुलना में 41% की वृद्धि के साथ 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा और वस्त्र निर्यातक है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है भारत देश के अंदर? क्योंकि इसमें कोई थीम देश भी बहुत ही बड़ा है। कौन सा थीम देश है और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताइए। अब यहाँ पर कपड़ा राज्य मंत्री से न्यूज़ थी, तो इनका नाम तो आपने जान लिया, दर्शन जरदोस। अब ये बताइए कपड़ा मंत्री केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो ये थी आज की ओवरऑल न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट कॉलम में बताया करें। आप अपनी राय दिया करें कि क्लास में और क्या ऐड किया जाए, क्या अच्छा लगा आपको, कौन सा बेस्ट पॉइंट रहा क्लास का। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर किया करें। लाइव चैट में तो आप आंसर करते हैं, लेकिन कमेंट कॉलम में क्लास के बाद ज़रूर आंसर किया करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।